दोस्तों, चार धाम यात्रा की कड़ी में आज हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको केदारनाथ यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी थी और आज की इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे आप बद्रीनाथ कैसे आ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको साथ लेकर आनी चाहिए, मौसम कैसा रहेगा, क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, होटल कहाँ मिलेंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और इस यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। साथ ही साथ अगर आप केदारनाथ दर्शन करने के बाद केदारनाथ से बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी बद्रीनाथ यात्रा से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप बद्रीनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से या फिर ऋषिकेश से। इसीलिए आप किसी भी शहर में रहते हों, आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना पड़ेगा। हरिद्वार पहुंचने के लिए आपके पास बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही सुविधा मौजूद है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन हरिद्वार पहुंच सकते हैं। आपके शहर से हरिद्वार के लिए अगर ट्रेन डायरेक्ट नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और अगर ट्रेन टिकट की बात की जाए तो दिल्ली से हरिद्वार के लिए स्लीपर क्लास का किराया 185 रुपये, थर्ड AC का 505 रुपये, सेकेंड AC का 710 रुपये और फर्स्ट AC का 1175 रुपये पड़ेगा और आप दिल्ली से हरिद्वार 6 घंटे में बाई ट्रेन पहुंच जाएंगे। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो हरिद्वार का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रंट एयरपोर्ट है, जो हरिद्वार से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर फ्लाइट टिकट की बात की जाए तो करीब 5000 से 6000 रुपये में आप दिल्ली से देहरादून एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे और वो भी महज 1 घंटे में। तो चलिए, अब आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार पहुंचते ही आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आमने सामने देखने को मिल जाएंगे। हरिद्वार बस स्टैंड से आपको बस लेनी है जोशीमठ के लिए। अगर आप मॉर्निंग में हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो आप उसी दिन आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर आप दोपहर के बाद पहुंचते हैं तो आप उस दिन हरिद्वार में ही रुकिए, आसपास के मंदिरों के दर्शन कीजिए, रात्रि विश्राम कीजिए और अगली सुबह आप अपनी यात्रा को आगे शुरू कीजिए। क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ का रास्ता बहुत ही पतला और संकरा है जो पहाड़ों से होते हुए गुजरता है, इसीलिए शाम के समय बसें नहीं चलती हैं। हरिद्वार में रुकने के लिए आपको होटल और धर्मशालाएं बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पर होटल आपको 500 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे आश्रम भी हैं जहाँ पे आपको डॉर्मेट्री में बेड 100 रुपये या 150 रुपये तक मिल जाएंगे। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर शाकाहारी भोजनालय मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 100 रुपये में थाली मिल जाएगी। साथ ही साथ जिस दिन आप हरिद्वार पहुँचेंगे उसी दिन आपको हरिद्वार बस स्टैंड जाना है और वहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बस बुक कर लेनी है। और हरिद्वार से जोशीमठ की जो डिस्टेंस है वो है करीब 275 किलोमीटर और जो बस का टिकट आपका पड़ेगा वो करीब 600 से 700 रुपये पड़ेगा। तो इस तरह से आप हरिद्वार से जोशीमठ पहुंच जाएंगे करीब 10 से 11 घंटे में। उसके बाद दोस्तों, जोशीमठ से जो बद्रीनाथ की डिस्टेंस पड़ती है वो है 45 किलोमीटर और जोशीमठ पहुंचने के बाद आपको वहां से जीप मिल जाएगी जो आपको 150 से 200 रुपये में बद्रीनाथ पहुंचा देगी। तो कुछ इस तरह से आप हरिद्वार से जोशीमठ और जोशीमठ से बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। वैसे तो हरिद्वार से डायरेक्ट बसें भी चलती हैं बद्रीनाथ के लिए, लेकिन वो 1 या 2 ही हैं, इसीलिए आपको जोशीमठ के लिए बहुत सारी बसें मिल जाएंगी। तो आप हरिद्वार से जोशीमठ आ जाइए और जोशीमठ से आप जीप के जरिए पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। दोस्तों, ये तो था कि हम बद्रीनाथ पहुंचेंगे कैसे। चलिए, अब हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमें बद्रीनाथ में रुकना कहाँ पे है। दोस्तों, आपके पास यहाँ रुकने के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन है आश्रम। यहाँ पे बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जहाँ पर वो आपसे 100 से 200 रुपये चार्ज लेंगे और आपको 24 घंटे तक ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मई जून के महीने में जा रहे हैं तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए चार्जेस भी थोड़ा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है आपके पास GMVN का गेस्ट हाउस। GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड का सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर दोस्तों आपको डॉर्मेट्री मिलेगी जिसका किराया मात्र 45 रुपये रहता है। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है प्राइवेट होटल्स। दोस्तों, बद्रीनाथ के आसपास आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिलेंगे जिनकी शुरुआत 400 रुपये से हो जाती है और ये 2500-3000 रुपये तक भी हो जाते हैं जब पीक सीजन होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में बद्रीनाथ जा रहे हैं, किस मौसम में आपको बद्रीनाथ जाना चाहिए। इसकी बात अभी आगे वीडियो में हम करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। बद्रीनाथ में ढेर सारे होटल्स और भोजनालय आपको मिल जाएंगे
जहां पर आप एकदम अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन 100 से 150 रुपए में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका रुकने का और खाने की व्यवस्था बद्रीनाथ में। चलिए अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ के दर्शन की, यानी विष्णु जी के दर्शन की। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है उसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। कहाँ स्नान करना पड़ेगा? मंदिर के पास में ही बना हुआ है तप्त कुंड, जो एक गर्म पानी का कुंड है। बद्रीनाथ का मौसम इतना ठंडा होता है कि आपको तप्त कुंड में स्नान करने में बड़ा आनंद मिलेगा। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं दर्शन करने वाले लाइन की तरफ। दोस्तों लाइन में लगने से पहले एक बात और ध्यान दीजिए कि मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है मंदिर परिसर के अंदर, इसीलिए आप अपना मोबाइल कैमरा अपने होटल या रूम में ही रख कर जाइए। दोस्तों फिर एक लाइन में लगते हैं और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाते हुए दर्शन करते हुए आप अपनी मनोकामना मांगते हुए मंदिर परिसर से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर जब आप आएंगे तो वहां पर बना हुआ है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल के पास होता है पितृ पिंडदान। जो भी लोग पिंडदान करना चाहते हैं वो इस ब्रह्म कपाल के पास जाकर पिंडदान कर सकते हैं, जो कि तप्त कुंड के ठीक पीछे बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका दर्शन हो चुका है। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन और कोरोना रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री, आप 4 धामों से किसी में भी दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और यात्रा रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के जाइए, क्योंकि ऑफलाइन में आपका समय व्यर्थ होगा। तो इसीलिए अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पर जाके आप अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और डेट फिल कीजिए किस डेट को आपको दर्शन करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं कराते हैं ऑनलाइन तो आप ऑफलाइन भी हरिद्वार या ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोरोना रिपोर्ट की या और वैक्सीनेशन की। दोस्तों कोरोना रिपोर्ट की कोई भी डिमांड वहां नहीं की गई है, लेकिन अगर आपके पास डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वैसे वहां चेक कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप केदारनाथ धाम दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आपको वापस आना होगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आपको बस मिल जाएगी जो आपको 600 रुपए में बद्रीनाथ धाम पहुंचा देगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक केदारनाथ धाम यात्रा की वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा आपको कब करनी चाहिए। दोस्तों वैसे बद्रीनाथ के कपाट मई जून में खुल जाते हैं, लेकिन कपाट खुलते ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए मई जून के महीने में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें महंगी रहती हैं, यानी सभी चीज़ों के दाम दुगुना तिगुना हो जाते हैं। इसीलिए इस समय आपका बजट जो भी होगा वो काफ़ी महंगा पड़ेगा और भीड़ भी रहेगी, इसीलिए आप मई जून अवॉइड करिए दर्शन करने के लिए। इसके अलावा आप जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में जाइए, आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे और आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने दिन की यात्रा बनानी चाहिए। दोस्तों बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए आपके पास कम से कम 5 दिन का समय होना चाहिए, जिसमें आप अच्छे तरह से बद्रीनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बद्रीनाथ में ठंड पड़ती है, इसीलिए आप किसी भी महीने में जा रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाएं। साथ ही साथ यहाँ बारिश भी होती रहती है, इसीलिए आप अपने साथ एक छाता और एक रेन कोट जरूर लेकर जाएं। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। आप किसी भी 4 धाम यात्रा पर जा रहे हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। दोस्तों अगर आप मई जून के महीने में जाते हैं तो बद्रीनाथ यात्रा में आपका खर्चा 5000 से 6000 रुपए तक हो सकता है, और अगर आप मई जून के अलावा किसी और महीने में जा रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में, तो आपके दर्शन 4000 रुपए में बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी बद्रीनाथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।